नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो आज हम सबसे पहले कोरोना से मौत के आंकड़े पर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कोरोना से भारत में 7 गुना ज्यादा मौतों का दावा क्यों किया जा रहा है और इस तरह के दावों पर सरकार ने क्या जवाब दिया है। दूसरा विश्लेषण। इसके बाद हम दिल्ली के अनलॉक 3 की पूरी बात करेंगे। सोमवार से यानी कि कल से दिल्ली वालों को छूट मिलने जा रही है। करीब 1.5 महीने बाद दिल्ली के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यही है। और खबरदार में आगे हम कंगाल पाकिस्तान की भी बात करेंगे, जिसने अपना बजट निकाला तो हमेशा की तरह कैसे वहां की सेना के जनरलों ने इस बजट में अच्छी खासी पॉकेटमारी कर ली, हम आपको ये भी जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर उस विवाद की जिसमें कोरोना के आंकड़ों पर सवाल है। हमारे देश में कोरोना के करीब 3,70,000 ऐसे मामले आए जो मौत के मामले थे। दूसरी लहर में करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई और 2 महीने में औसतन हर दिन करीब 2,000 लोगों की जान गई। लेकिन कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। इसमें कई राज्यों ने हाल ही में पुरानी मौतों को जब अपने रिकॉर्ड में जोड़ा तो इसमें संदेह और बढ़ गया। अब एक विदेशी मैगजीन ने अपने लेख में यह दावा कर दिया कि भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 5 से 7 गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन मौत के आंकड़ों पर लगातार उठे सवालों के बीच सरकार ने भी यह साफ कर दिया है, साफ अपना जवाब दे दिया है और यह बता दिया है कि ये दावे क्यों गलत है, क्यों कई गुना ज्यादा मौतों के दावों को विश्वास योग्य हम नहीं मान सकते और कैसे कोरोना के आंकड़ों पर पूरी तरह से सरकार पारदर्शी है। कोरोना से मौत के आंकड़े का असली सच क्या है? क्या जितनी मौतें बताई गई हैं, आंकड़ा उससे कई गुना ज्यादा है या फिर मौत के आंकड़े पर बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जा रहे हैं? इन सवालों पर बड़ा टकराव हो रहा है। मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन दी इकोनॉमिक्स में छपे एक लेख में भारत को लेकर बड़ा दावा किया गया है कि आधिकारिक तौर पर कोरोना से जितनी मौतें भारत में दिखाई गई, असल में उससे 5 से 7 गुना ज्यादा मौतें हुई होंगी। दी इकोनॉमिस्ट के लेख में यह दावा अमेरिका की वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर लेफलर के रिसर्च के आधार पर किया गया। इस रिसर्च को माने तो भारत में कोरोना से 20 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि कोरोना से मौत पर भारत का आधिकारिक आंकड़ा 3,70,000 है। लेकिन ये पहला लेख नहीं है, ये पहली इंटरनेशनल मैगजीन नहीं है जिसने भारत में कोरोना से मौत के आंकड़े पर वो दावे किए जिनसे बड़े सवाल उठ गए। इससे पहले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अनुमान लगाकर दावा किया था कि भारत में कोरोना से मौतों को अगर बहुत कम भी माने तो भी कम से कम 6 लाख मौतें हुई है। और अगर इस अनुमान को कोरोना की बहुत भयानक स्थिति में देखें तो भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 42 लाख तक भी हो सकता है। हैरान कर देने वाले ऐसे अनुमान और ऐसी रिपोर्ट को सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है कि ये मनगढ़ंत अनुमान है। लेकिन इन विदेशी अनुमानों के साथ साथ देश में भी कई रिपोर्ट से मौत के सही आंकड़े पर सवाल उठ गए। इनमें एक रिपोर्ट तेलंगाना के बारे में स्टडी करके बताया गया था और इंश्योरेंस क्लेम को आधार बनाकर दावा किया गया था कि वहां कोरोना से कम 8,000 मौतों की कोई रिपोर्टिंग ही नहीं हुई। लेकिन अब सरकार ने कोरोना से मौत के आंकड़े पर ऐसे सभी अध्ययन, ऐसे सभी दावे, अनुमान और अटकलों को सीधा जवाब दिया है। इकोनॉमिस्ट में छपे जिस लेख में 5 से 7 गुना मौत का आंकड़ा बताया गया है, उस पर सरकार ने यह कहा कि रिपोर्ट में मौत के आंकड़े का अनुमान लगाने के लिए जिन अध्ययनों को आधार बनाया गया, वो मृत्यु दर तय करने का वैध टूल नहीं है। किसी भी देश में इस तरह की महामारी के आंकड़ों का अध्ययन नहीं किया जाता, इसलिए ये सब दावे काल्पनिक है और भ्रम फैलाने वाले हैं। इसके अलावा जिन रिपोर्ट में मौत के असली आंकड़ों को इंश्योरेंस क्लेम के सहारे बताया गया, उसका भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मौत के आंकड़ों पर भ्रम फैलाने वाले दावों में उन एजेंसियों के डेटा का इस्तेमाल किया गया जिन एजेंसियों को पब्लिक हेल्थ से जुड़े रिसर्च का कोई अनुभव नहीं है। यानी सरकार का सीधा यही कहना है कि मौत के आंकड़ों पर कोई कितना भी बढ़ाकर अनुमान लगाए, लेकिन इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सरकार का दावा है कि कोरोना के आंकड़ों पर पूरी पारदर्शिता है, मौत के आंकड़े में कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन का पालन होता है। राज्यों से आने वाले डेटा का जिलेवार अध्ययन किया जाता है। जहां मौत के आंकड़े लगातार कम दिखते हैं, वहां फिर से जांच करने को कहा जाता है।
अब मौत के कई गुना बड़े आंकड़े के बड़े बड़े दावे भले ही सही न हो, लेकिन ये बात तो सच है कि कई राज्यों में कोरोना से मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी सामने आ चुकी है। जैसे बिहार ने दूसरी लहर में हुई मौतों में अचानक 72% पुरानी मौतें जोड़ी थी। उत्तराखंड ने 922 पुरानी मौतों को रिकॉर्ड में जोड़ा है। 1 मई से अब तक महाराष्ट्र में करीब 9000 अतिरिक्त मौतें जुड़ चुकी हैं। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, यूपी समेत कम से कम 6 राज्यों ने मई के महीने में मौत के नए आंकड़े दिए हैं और इनमें करीब 20,741 मौतें जोड़ी गई हैं, जो पहले रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी। इसके बीच मध्य प्रदेश को लेकर ये दावे किए गए कि वहां मई के महीने में पिछले साल से करीब 1,60,000 ज्यादा मौतें हुई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। सरकार ने अब खुद ही मान लिया 73%, 73% आंकड़ों में फिर बदल हुआ है। सरकार जो डाटा आंकड़ा पहले दे रही थी उसमें करीब 4,000 और ज्यादा एक दिन में सरकार ने मौत का आंकड़ा दिया। ये कब दिया? लगातार नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे थे कि सरकार के जो डाटा और आंकड़ा है वो फर्जी है। माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई तो जांच कराया सरकार ने। इसी के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि कोरोना से जितनी मौतें सरकार बता रही है उससे कहीं ज्यादा मौतें हुई है। यह ऐसा मामला है जिस पर राजनीति भी खूब हो रही है। अबोध जनता की जान से खेल रहे हैं, उनके हाथ इनके खून से रंगे हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदारी मुख्यमंत्रियों की बनती है। हम इसे धोखाधड़ी बोलें तो यह आपराधिक धोखाधड़ी। हम यह मांग करते हैं कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। हम प्रधानमंत्री से यह मांग करते हैं कि एक निष्पक्ष न्यायिक जांच पूरे देश में हर राज्य में करवाई जाए कि कोविड से कितनी मौतें हुई हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यूपी, गुजरात, एमपी जैसे कई राज्यों में मौत के आंकड़े को छुपाया गया। इसीलिए सही आंकड़ा बताया जाना चाहिए और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इसमें बैकलॉग के आंकड़ों पर सरकार ये सफाई दे रही है कि महामारी में रिकॉर्ड की गई मौतों में अंतर रहता ही है। केंद्र ने सभी राज्यों को सही डेटा जारी करने के लिए कहा है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब खबर अनलॉक की। सोमवार यानी कि कल से दिल्ली अनलॉक के तीसरे चरण के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। पिछले 2 हफ्तों में अनलॉक के 2 चरण लागू भी दिल्ली में हो चुके हैं। इनमें पहले फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया गया, फिर पिछले हफ्ते शर्तों के साथ ऑफिसेज, बाजार, दुकानें खोल दी गई, मेट्रो बसें चलने लगी थी। लेकिन अब कल से क्या क्या नई रियायतें आपको मिलने वाली हैं, आइए ये हम आपको बताते हैं। जून का तीसरा हफ्ता और अनलॉक का तीसरा राउंड, दिल्ली इसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सोमवार से अनलॉक में नई आजादी मिलने वाली है। अब दिल्ली में बाजार और दुकानें रोज खुला करेंगी। ऑड इवन सिस्टम नहीं रहेगा। अब वीकली मार्केट खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, सैलून और ब्यूटी पार्लर खुल जाएंगे। यानी दिल्ली काफी हद तक अनलॉक हो गई है। ये जरूरी भी था क्योंकि कोरोना रोकने के लिए लगे लॉकडाउन ने 1.5 महीने में कमर तोड़ दी थी। एक्चुअली ये हमारा कल से लॉकडाउन खुल रहा है एक्चुअली, और आपको पता ही है कि लॉकडाउन ने कैसा असर किया है सबके लाइफ में। अप एंड डाउन कर दिया है, सबको बहुत मुश्किल हो रखा है। एक्चुअली हमें जल्द से जल्द ये ओपन होना चाहिए क्योंकि हमारे स्टाफ को हमें पे करना पड़ता है, रेंट वगैरह देना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। ये सब कुछ हमें ना बहुत मुश्किल हो रहा है देने के लिए। लेकिन अब दिल्ली में कोरोना अंडर कंट्रोल है, नए केसेस बहुत कम हैं। अप्रैल मई वाले भयानक दौर से दिल्ली निकल चुकी है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जो संक्रमण दर 36% तक पहुंच गई थी, वो अब 1% के नीचे आ चुकी है। अप्रैल में रोजाना के नए केस 28,000 तक पहुंच गए थे, लेकिन पिछले 15 दिन में रोजाना के नए केस 1,000 से भी कम आ रहे हैं। इसमें भी पिछले 9 दिन से हर दिन 500 से भी कम नए केस आ रहे हैं। तो ऐसे में अब सख्त पाबंदियों का कोई तुक नहीं था जो 19 अप्रैल से दिल्ली में लगाई गई थी। कोरोना का तूफान निकल गया
तो अब पाबंदियों में धीरे धीरे हर हफ्ते ढील दी जा रही है। 31 मई से दिल्ली में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था। 7 जून से शर्तों के साथ ऑफिस और दुकानें खुल गई थी। मेट्रो, बस चलने लगे थे। अब 14 जून से बाजार पूरी तरह खुल जाएंगे। लेकिन अनलॉक में इस नई आजादी का मतलब पूरी तरह से छूट मिलना नहीं है। अब भी दिल्ली का पूरी तरह से खुलना बाकी है। कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इसीलिए शर्तों के साथ रियायतें दी गई हैं। रेस्टोरेंट सोमवार से खुलेंगे, लेकिन 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही खुल सकेंगे। एक जोन में एक ही वीकली मार्केट खुलेगा और उसमें सिर्फ 50% वेंडर्स होंगे। सड़क किनारे दुकानें ना लगाकर किसी खुली जगह पर दुकानें लगा करेंगी। मार्केट, मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकानें रोज खुलेंगी, लेकिन दुकानें खुलने और बंद होने की टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही होगी। प्राइवेट ऑफिसेज जितने हैं वो 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे। 9 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। ये एक हफ्ता हम लोग देखेंगे मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स का। नई रियायतों पर एक हफ्ते नजर रखी जाएगी। अगर केसेस नहीं बढ़े तो इसे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो नई पाबंदियों को फिर से लागू किया जाएगा। कई एक्टिविटी अब भी बंद रखी गई हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर नहीं खुलेंगे। ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल नहीं खुलेंगे। पब्लिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क बंद रहेंगे। जिम, स्पा, योगा इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे। दिल्ली में रेस्टोरेंट संचालकों के लिए राहत की खबर है। 50% क्षमता के साथ अब रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। अब तक जो व्यवस्था रही है उसमें रेस्टोरेंट में खाना तो बन रहा था, लेकिन सिर्फ टेक अवे के लिए, यानी कि तस्वीर के जरिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डिलीवरी बॉय यहाँ पर खड़े हैं वो खाना लेकर अलग अलग जगहों पर पहुँचाते थे, लेकिन अब जो परिवार हैं वो रेस्टोरेंट में आकर खाने का लुत्फ ले सकेंगे। और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए ये नियम जारी किया गया है कि रेस्टोरेंट में जितनी भी सीट्स हैं उसमें 50% क्षमता के साथ ही लोगों को बैठाना होगा। हम इस वक्त पंडारा रोड में मौजूद हैं। यहाँ पर कई रेस्टोरेंट हैं। हालांकि यहाँ पर अभी परिवार जनों की आने की अनुमति नहीं है, यानी कि यहाँ लोग आकर अंदर बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। लेकिन अब ये सुविधा दे दी गई है क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और एक हफ्ते के ट्रायल बेसिस पर दिल्ली में रेस्टोरेंट्स को खोला गया है। आज का ये जो फैसला आया है सरकार का अनलॉक 3 में जिम्स को प्रोहिबिटेड जोन्स में लेके आने का, प्रोहिबिटेड लिस्ट में डालने का, ये जिम ओनर के लिए, ये जिम स्टाफ के लिए बहुत ही निराशाजनक फैसला है। हमारे ऊपर भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, रेंट का प्रेशर बढ़ रहा है, फिक्स्ड बिजली के चार्जेस का प्रेशर बढ़ रहा है, स्टाफ की सैलरीज का प्रेशर बढ़ रहा है। कितने ऐसे स्टाफ है जिनके लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, और ये अनलॉक में जिम्स को हम आगे भेजते जा रहे हैं। मेट्रो खुल सकती है, मार्केट्स खुल सकती है, सब कुछ खुल सकता है, बस सिर्फ जिम नहीं खुल सकता। कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन ने बड़ा नुकसान किया है। लोगों के जीवन और जीविका दोनों पर संकट आया है। 1.5 महीने से बड़ी तकलीफों के बाद अब राहत की उम्मीद सभी को है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना ने 2 महीने हमारे देश को परेशान किया और तबाह किया। 1.5 महीने लॉकडाउन ने हमारे देश की, आपकी, हमारी कमर तोड़ कर रख दी। पेट्रोल डीजल की महंगाई अपने चरम पर है। कई इलाकों में दोनों यानी कि पेट्रोल और डीजल सेंचुरी लगा चुके हैं। लेकिन अगर आप किसी तरह की राहत की उम्मीद कर रहे हैं तो उस उम्मीद को फिलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की महंगाई से अभी राहत मिलने वाली बिल्कुल नहीं। सरकार ने इसके लिए वैक्सीन और दूसरे खर्चों की दुहाई दे दी है। राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो, ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को
दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। यहां पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको पाकिस्तान का हाल भी बताएंगे, जहां कंगाल देश के बजट से वहां की सेना के जनरलों ने पॉकेटमारी की है। इसके बाद रात 10 बजे हम आपको लद्दाख के शेरों से मिलवाएंगे। ये सीमा के सर्वशक्तिशाली रक्षक हैं। रात 10 बजे हमारी विशेष पेशकश आपको जरूर देखनी चाहिए। और आइए अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने के लिए लामबंद है, उसी समय पाकिस्तान हथियारों की रेस में लगा हुआ है, और वो भी तब जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। इमरान खान गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की बजट में सेना का हिस्सा बढ़ा दिया गया। पिछले 2 साल से लगातार पाकिस्तान की सेना का रक्षा बजट बढ़ा है। देश में न तो वैक्सीन नीति बनी है, न ही महंगाई को काबू किया गया है। लेकिन इस तंगी का असर 2 मामलों में बिल्कुल पाकिस्तान पर नहीं दिखता। पहला, आतंक की खेती, और दूसरा, पाकिस्तानी जनरलों की जेब हमेशा वहां पर भरी रहती है। जब कर्ज लेकर ही पाकिस्तान को चलना है, जब कर्ज के ब्याज को कर्ज लेकर ही चुकाना है, तो फिर बजट जितना मन चाहे उतना पास करवा ले, फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तारिन ने नेशनल असेंबली में 8,48,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। डिफेंस सर्विसेज के लिए 1,370 अरब पाकिस्तानी रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 6.2% ज्यादा है। इमरान खान अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि इस बजट से उन्होंने सबको खुश कर दिया है। खासकर सेना को मालामाल कर इमरान ने अपनी खुशी की गारंटी फिक्स कर दी है। लेकिन पाकिस्तान का विपक्ष सरकार से पूछ रहा है, गरीबों का क्या हुआ? हमने ये तय किया है, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं पार्लियामेंट में, इंशाल्लाह हम मिलके हम टफ टाइम देंगे, इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने जो फर्स्ट फिगर्स दिए हैं, जो फिक्टिशियस फिगर्स दिए हैं, डिस्टॉर्शन की है, उसको हम एक्सपोज करेंगे कि मुल्क में गरीब मर रहा हो, उसको एक वक्त की रोटी ना मिले, और ये कहें जनाब के इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है। कंगाली में जी रहे पाकिस्तान का खजाना खाली है। कोरोना काल में चीन की दी हुई वैक्सीन से काम चलाने को मजबूर है। अभी तक वैक्सीन खरीदी नहीं गई, वैक्सीन के लिए कोई बड़ा करार नहीं हुआ। लेकिन इस तंगहाली में भी इमरान खान और उनकी सेना हथियारों पर पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हट रही। कहने को पाकिस्तानी सेना के बजट में सिर्फ 6% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुल खर्च की बात की जाए तो बजट का कुल 16% डिफेंस सर्विसेज को आवंटित किया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके आगे रक्षा बजट के बारे में चुप्पी साध ली गई। ना तो वित्त मंत्री शौकत तारिन ने कुछ बोला, ना ही बजट दस्तावेजों में रक्षा व्यय के बारे में कोई ब्यौरा दिया। ये चुप्पी इमरान खान और पाकिस्तानी सेना दोनों को सूट करती है। पाकिस्तान जो है $8.9 बिलियन अपने रक्षा के बजट के ऊपर खर्च करता है। हिंदुस्तान उनके बनिस्बत तकरीबन 50 से 55 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो पेंशन बजट है वो सिविलियन बजट में है, और उसके अलावा जो न्यूक्लियर है या उनके जो मेजर एक्विजिशंस है वो कहीं सीक्रेट बजट में चले जाते हैं। इस बजट में वो नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो चिंतित है अफगानिस्तान को लेकर के। उनको लगता है कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के ऊपर उसका जो दबदबा है वो रहना चाहिए। अगर वो ना रहा तो फिर उनके बजटिंग में दिक्कत आएगी। पाकिस्तानी सेना के बजट में सबसे ज्यादा फायदा सेना को मिला है, और ये इजाफा लगभग हर साल हो रहा है। पिछले साल पाकिस्तान ने सेना के बजट में 12% की बढ़ोतरी की थी। यहाँ ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान रक्षा क्षेत्र में निवेश क्यों बढ़ा रहा है। स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में शामिल हो गया है। पाकिस्तान की सरकार ने साल 2016 से 2020 के बीच 5 अलग अलग देशों से हथियार की खरीद के 8 बड़े सौदे किए हैं। इसका मकसद पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना को मजबूत करना है। चीन ने पाकिस्तान को अलग अलग तरह के
JF-17 फाइटर जेट विमान बेचे हैं। पाकिस्तान चीन से लाइसेंस के तहत ही युआन पनडुब्बियों और टाइप 054A फ्रिजेट युद्धपोतों का निर्माण भी कर रहा है। चीन के अलावा पाकिस्तान ने तुर्की से मिल्जेम युद्धपोतों का आयात भी किया है। मिस्र से पहले से इस्तेमाल किए गए मिराज 5 फाइटर जेट आयात किए हैं। समझा जा सकता है कि पाकिस्तान गरीबी का हवाला देकर चाहे जितनी विदेशी मदद ले ले, लेकिन जब हथियारों की होड़ की बात हो तो वो अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च करता है। हालांकि पाकिस्तान कभी भी हथियारों की खरीद के बारे में वित्तीय जानकारियां सार्वजनिक नहीं करता है। पाकिस्तान हर प्रकार से कंगाल है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है। उसके बावजूद भी सेना के बजट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वहाँ की जो सिविल डिस्पेंसेशन है वो तो एक पपेट सरकार है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI के इशारे पे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी उनकी मांगे हैं, उसको सरकार ने पूरा करना ही है। अगर सरकार पूरा नहीं करती तो सरकार टिक नहीं सकती। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार को हर रिक्वायरमेंट जो है डिफेंस सर्विसेज की, उसको मान्यता देनी होती है। इमरान खान के 3 साल के शासन में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बेलगाम हो गई, सर्विस सेक्टर बदहाल है। ऊपर से कोरोना की त्रासदी ने अर्थव्यवस्था की बची खुची जान भी निकाल दी। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तानी सेना बजट में अपना हिस्सा कम नहीं होने देती। 2 साल पहले इमरान ने रक्षा बजट घटाया था, तब सेना ने आंखें लाल कर ली थी। पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है क्योंकि उसकी आर्मी को साफ तौर पर नजर आता है कि कन्वेंशनली वो हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का सामना नहीं कर सकते। जो हिंदुस्तान में ज़बरदस्त मॉडर्नाइजेशन हो रही है आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, उससे पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आता है कि आने वाले समय में वो हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है। और इसके बावजूद कि उसके इकोनॉमी में दम नहीं है, फिर भी डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है। भले ही पाकिस्तानी जनता भूखमरी के कगार पर खड़ी हो या महंगाई की मार झेल रही हो, लेकिन पाकिस्तानी सेना हर साल ये सुनिश्चित करती है कि उसका रक्षा बजट लगातार बढ़ता रहे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का एक ही मंत्र है, अपना काम बनता, भर में जाए जनता। कैमरामैन प्रदीप के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। 2 साल में ये पहला मौका है जब G7 की बैठक में दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियों के नेता एक साथ थे। इस सम्मेलन में चीन की नीतियों पर चर्चा हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अगुवाई करते हुए ये कह रहे थे कि चीन की तरफ से बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए संयुक्त कदम उठाना बहुत जरूरी है। सबने एक सुर में कहा कि चीन की 1 बेल्ट 1 रोड योजना छोटे देशों को दबाने और उनसे संसाधनों पर अधिकार जमाने की चीन की एक चाल है। ऐसे में चीन की इस नीति के विकल्प पर तुरंत हमें विचार करना चाहिए। उधर चीन इस बात से बुरी तरह से बौखला गया और कहा कि अब छोटे समूह दुनिया पर राज नहीं करते। ब्रिटेन के कॉर्नवेल में हुए G7 के शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के गुनाहों की फाइल एक एक करके खुलती गई और धीरे धीरे ये भी जाहिर हो गया कि G7 देशों के नेताओं ने चीन की घेराबंदी का प्लान भी बना लिया है। चोट चीन की सबसे महत्वाकांक्षी 1 बेल्ट 1 रोड योजना पर की गई। चीन की अति महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाने के लिए G7 देशों के प्लान का पूरा रोड मैप हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले बता दें कि चीन की 1 बेल्ट 1 रोड योजना है क्या। चीन बड़ी चालाकी से दुनिया के देशों में आधारभूत ढांचा खड़ा करने के नाम पर समझौता करता है और इसके एवज में महंगा कर्ज उन देशों को थोप देता है। छोटे देश कर्ज तले दबे रहते हैं और चीन उनका आर्थिक दोहन करने लगता है, विरोध करने पर धमकाता है। अब G7 के 7 सबसे धनी लोकतांत्रिक देशों ने चीन के चंगुल में फंसे देशों को मदद करने की नीति बनाने पर सहमति जताई। अमेरिका ने प्रस्ताव रखा कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्लान चीन की 1 बेल्ट 1 रोड योजना के सामने एक असरदार और उच्च गुणवत्ता वाले विकल्प के तौर पर खड़ा किया जाना चाहिए, यानी चीन की योजना की काट तैयार की जाए और चीन की कर्ज नीति के तहत दबे देशों के साथ एक पारदर्शी साझेदारी की जाए, उन्हें चीन के कर्ज वाले चंगुल से बाहर निकाला जाए।
चीन की नीतियों से जुड़े जो सच सामने आए हैं उससे हमें निश्चित रूप से निपटना होगा। चीन कुछ हद तक सफल बुनियादी ढांचा नीति अपना रहा है, ऐसे में हम सिर्फ खड़े होकर नहीं देख सकते। इसके साथ ही चीन के शिनजियांग के अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों से जबरन श्रम करवाने का मुद्दा भी उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल सप्लाई चेन को इस तरह के श्रम से मुक्त होना चाहिए। यूरोपीय संघ के निवेश समझौतों में चीन को लेकर हमने वादा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों पर भी चीन हस्ताक्षर करेगा। हम मानते हैं कि सबसे अच्छा लोकतंत्र तभी होता है जब हमारे पास नियम आधारित बहुपक्षीय सहयोग होता है। G7 की 7 बड़ी ताकतें जब एक सुर में चीन के खिलाफ एकजुट खड़ी हो गयी, तब बीजिंग में हरकत तेज होनी ही थी। चीन बुरी तरह बौखला गया और वो अपनी पुरानी फितरत यानी धमकी देने पर उतर आया। लंदन में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा, वो दिन कब के लग गए जब मुट्ठी भर मुल्क दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। हम हमेशा मानते हैं कि बड़े या छोटे, मजबूत या कमजोर, गरीब या अमीर, सभी देश बराबर हैं। वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के परामर्श के बाद ही फैसले लिए जाने चाहिए। चीन का यह बयान बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि अगर चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना को झटका लगता है तो इससे उसे हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है और चीन ये कभी नहीं चाहेगा। विश्व के संपन्न देश और लोकतंत्र यदि एकजुट हो जाएं तो चीन के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। और इस बात को लेकर के चीन चिंतित है कि यदि ये संपन्न देश और लोकतंत्र एकजुट हो जाएं तो चीन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर पानी फिर जाएगा। और खासकर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें चीन ने मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ा क्लियर है कि चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई लेबर स्टैंडर्ड नहीं है, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट को नजरअंदाज किया जाता है, उसके ऑल्टरनेटिव में G7 नेशंस जो है काम करेंगे। G7 नेशंस की कंबाइंड इकोनॉमी $40 ट्रिलियन है, जो चाइना के $11 ट्रिलियन से बहुत ज्यादा है। तो G7 जो है काउंटर प्रपोजल लेके आएंगे जिससे गरीब देशों को बड़े पैमाने पर। दरअसल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चीन को कोरोना वायरस की सच्चाई छिपाने का दोषी मानती है और सबूतों की तलाश में जुटी है। ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कोरोना वायरस का कोई प्राकृतिक पूर्वज नहीं है। चीनी वैज्ञानिकों ने वायरस में ऐसे बदलाव किए जिससे ये लगे कि ये वायरस चमगादड़ों में स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वायरस चीन की रिवर्स इंजीनियरिंग का परिणाम है। इसके बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी की रिपोर्ट में भी निष्कर्ष निकाला गया कि वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि वुहान के लैब से हुई थी, और ये भी कि वुहान की प्रयोगशाला से ही कोरोना वायरस लीक हुआ। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसने चीन में जाकर जांच करने के बावजूद अपनी रिपोर्ट में कोरोना वायरस के लैब में बनने की आशंका से इनकार कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के सभी बड़े देश कोरोना महामारी की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिशों में जुट गए हैं और भारत ने भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जो इसके बारे में जो जांच जो हो रही है वो WHO कर रही है। WHO की एक ग्रुप है, तो वो लोग चाइना गए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। उस रिपोर्ट पे WHO के DG ने टिप्पणी भी की थी। तो ये अगर आप पब्लिक रिकॉर्ड है आप देखेंगे, और इसमें भारत की एक पोजीशन भी है। और हमारी पोजीशन ये है कि जो रिपोर्ट जो है वो एक फर्स्ट स्टेप है। कोरोना वायरस फैलाने के आरोप से चीन पहले ही सन्नाटे में था। अब G7 देशों की गोलबंदी से उसकी घबराहट और बढ़ गई है। वो जानता है कि आर्थिक चोट कहीं बड़ी सजा है। अगर उसकी वन बेल्ट वन रोड योजना डूब गई तो उसे सिर्फ हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसकी अकड़ और धौंस वाली नीति पर भी गहरी चोट पड़ेगी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। 12 साल के बाद इजराइल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू अब विपक्ष के नेता हैं। नई सरकार की कमान नामद PM नेफ्ताली बेनेट संभालने के लिए तैयार है। आज जब इजराइल की संसद नेसेट के सत्र की शुरुआत हुई तो हंगामा जबरदस्त हुआ। नई सरकार के सामने कई चुनौतियां भी अब हैं।
एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। पिछले 24 घंटों में कोरोना के केस 80,000 के लगभग आए हैं। ये राहत की बात है। दिल्ली भी कल से पूरी तरह से खुल रही है, लेकिन हमें बेपरवाह नहीं होना है। अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए सावधानी रखनी है। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।